गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 12th के लास्ट लेक्चर सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। सॉल्यूशन चैप्टर के लास्ट लेक्चर के बारे में आज की क्लास में हमारी आपकी बातचीत होने वाली है, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा एबनॉर्मल मोलर मास एंड मोड्स ऑफ फैक्टर, यानी कि एबनॉर्मल मोलर मास और मोड्स ऑफ फैक्टर के बारे में आज की क्लास में हमें कंप्लीट डिस्कशन करना है। और ये लेक्चर आज का इस सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, जहां पर आपको सॉल्यूशन के सारे थ्योरेटिकल पोर्शन आज की डेट तक में कवर कर दिए जाएंगे, जितने आपके सिलेबस में। इसके बाद लगभग 5 लेक्चर और होंगे, जिसमें आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराएंगे, जहां पर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ईच टॉपिक, यानी जितने टॉपिक आपने पढ़े हैं लेक्चर 16 में हम सब पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। लेक्चर जो 17 होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, अगर उसकी बात करें तो लेक्चर जो 17 होगा उसमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे। फिर एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन लेक्चर 18 में होंगे, लेक्चर 19 में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज होगी, और लेक्चर जो 20 होगा हमारा 20 लेक्चर में हम बातचीत करेंगे PYQ के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि सॉल्यूशन चैप्टर का वह कौन सा पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है और किस पार्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं, आज तक किसी एक इंपॉर्टेंट पार्ट से किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए गए सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, कैसे पैटर्न पर क्वेश्चंस आए, इन सभी बारे में हम लोग बातचीत करेंगे आने वाले दिनों में। तो ये तो बात हो गई हमारी इसकी। अब हमें इसके आगे चलना है और आगे की बात समझनी है। जरा ध्यान से सुनना, हम आगे की बात में क्या समझेंगे, क्या हमें करना है, उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। सीबीएसई क्लास 12th का जो सिलेबस आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये तो आपको पूरा समझ में आ ही गया है। हमने कहा कि 12th का ये लास्ट लेक्चर एबनॉर्मल मोलर मास और मोड्स ऑफ फैक्टर है। इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन 3 नंबर का बनता है, यानी सॉल्यूशन 7 नंबर का चैप्टर है। यहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना होती है, या तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो 4 प्रॉपर्टी पढ़े हैं वहां से क्वेश्चन बनेगा बोर्ड में, या तो फिर बेटा एबनॉर्मल मोलर मास और मोड्स ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। अब ध्यान इस बात का देना है कि एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है। ठीक है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताऊं। नॉर्मल और एबनॉर्मल दो टर्म्स आते हैं बड़े छोटे छोटे से। नॉर्मल मतलब जो कंडीशन चल रही है अगर उसी पर कोई वर्क करेगा तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं। और एबनॉर्मल मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल मतलब कि अगर उससे हटकर कोई काम करे, या तो उस कंडीशन से ऊपर हो जाए या उससे कम हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल कहते हैं। जैसे अगर आप कहते हो कि कोई आदमी पागल हो गया है, यानी बेवकूफ किसी को कहना चाहते हैं, तो अगर आप उसे बेवकूफ कह देंगे तो उसे बुरा लग जाएगा, है ना। लेकिन अगर उसे आप कहिए कि आपकी कंडीशंस कुछ एबनॉर्मल लग रही हैं, यानी कि नॉर्मल से आप वेरी कर रहे हैं, जो एक मतलब इंसान की कंडीशन होनी चाहिए उससे या तो ज्यादा हो जाए या तो कम हो जाए। हमेशा हम एबनॉर्मल किसी निगेटिविटी के लिए यूज नहीं करते। एबनॉर्मल की सिचुएशन हम किसी भी कंडीशन में यूज कर सकते हैं, वो पॉजिटिविटी में भी यूज होती है। जैसे आपने सुना होगा किसी का दिमाग बहुत तेज होता है तो हम कहते हैं गॉड गिफ्टेड माइंड है ना। तो गॉड गिफ्टेड माइंड का मतलब वह भी नॉर्मल कंडीशन से बिलोंग नहीं करता, वह भी तो एबनॉर्मल बच्चा हो गया ना। तो दोनों कंडीशन में आता है, या तो हम जो नॉर्मल वैल्यू समझ पा रहे हैं किसी की, उससे ज्यादा वैल्यू ऑब्टेन कर लें या तो उससे कम ऑब्टेन कर लें। जैसे आपके यहाँ एबनॉर्मल मोलर मास का जिक्र किया गया, तो हम कहते हैं द मोलर मास विच इज आइदर मोर और लेस देन द नॉर्मल वैल्यू, या नॉर्मल मोलर मास इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। तो हम लोग सबसे पहली बातचीत करेंगे कि एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास, कि एबनॉर्मल की सिचुएशन में हम क्या पढ़ेंगे। अगर हम इसके बारे में आपसे डिस्कस करें तो आज की क्लास में हमें इसी पर बातचीत करनी है कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है और नॉर्मल मोलर मास क्या होता है। इसी के बारे में हमें आज की क्लास में आपसे डिस्कशन करना है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल मोलर मास क्या होगा और एबनॉर्मल मोलर मास क्या होगा। जैसे देखिए इसमें बताया क्या जाता है, अगर हम आपको समझाएं कि एबनॉर्मल मोलर मास, अब ऐसा नहीं बेटा कि एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है, ये सब क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। लेकिन बस हमें नॉलेज में रखना होगा कि एबनॉर्मेलिटी होती क्या है। हम कहते हैं द मोलर मास विच इज आइदर
लेस और मोर देन either less or more than the normal value is known as abnormal molar mass। यानी कि ओवरऑल हमने ये कहा कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। अगर ये क्वेश्चन आए तो हम कहते हैं वह मोलर मास जो या तो लेस हो या तो मोर हो, किससे? नॉर्मल वैल्यू से। यानी जो नॉर्मल मोलर मास होता है उससे अगर हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर लें या फिर हम कम एक्सपेक्ट करते हैं, यानी उससे ज्यादा वैल्यू आए या कम आए, तो उसे हम एबनॉर्मल मोलर मास के नाम से जानते हैं। अब हम कहते हैं इन दोनों सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। हम इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा बनता है वांट्स ऑफ फैक्टर। अब हम समझेंगे कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आया वह क्या आया। देखिए ये जो वांट्स ऑफ फैक्टर बनता है इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी ये है कि इसके अगर हम कहते हैं इट इज डिफाइंड एज, यानी हम इसको अगर डिफाइन करने की बात करें तो हम इसमें रेशियो के बेसिस पर इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज, हम कहते हैं वांट्स ऑफ फैक्टर को अगर कहीं डिफाइन करना है तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आई सिंबल होता है इसका। ठीक है, यह रेशियो होता है किसका? एबनॉर्मल मोलर मास अपॉन नॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास अपॉन नॉर्मल मोलर मास। यानी हम ये कह सकते हैं कि एबनॉर्मल मोलर मास और नॉर्मल मोलर मास का जो रेशियो होता है उसे हम वांट्स ऑफ फैक्टर कहते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात हम इसी संदर्भ में ये भी कह सकते हैं, अगर और आगे चलते हैं तो हम इसी को ये भी कहते हैं, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई की वैल्यू क्या होगी? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन, यानी कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको डिवाइड किससे कर देंगे? कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी मैं पूरा लिख देता हूं, उसके बाद हम एक एक बात इसमें समझा रहे हैं आपको क्या होता है। जैसे देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में आपने सुना होगा, तो अगर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो दिया है क्वेश्चन में उसको आप लिख दीजिए, जो कैलकुलेट करने पर आपको जो मिल रहा है उसको लिख दीजिए। दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम क्या कहते हैं? वांट्स ऑफ फैक्टर कहते हैं। और आई का जो अगला फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला क्या है? हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये थर्ड वाला फॉर्मूला हमारे यहाँ बहुत यूज है, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, या फिर एसोसिएशन भी लिख सकते हैं। एसोसिएट मतलब जुड़ना, डिसोसिएट मतलब टूटना। यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। यानी डिसोसिएशन के बाद कितने नंबर ऑफ मोल हैं और डिसोसिएशन से पहले कितने नंबर ऑफ मोल हैं, इस बेसिस पर हम आई को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। यानी कि आई को अगर डिफाइन करने की बात करें तो हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन इज नोन एज वांट्स ऑफ फैक्टर। इट इज डिफाइंड एज लाइक दिस। हमने ये तीन तरह के फॉर्मूले लिख करके इसको डिफाइन करने का प्रयास किया। यानी कि आई को डिफाइन करने के लिए हम एबनॉर्मल मोलर मास में से नॉर्मल मोलर मास को डिवाइड करते हैं, यानी कि नॉर्मल से एबनॉर्मल को डिवाइड करते हैं। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव अपॉन कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर। कहा गया ये वाला सर समझ में नहीं आया, इसको समझाना कैसे था? जैसे मान लो कोई आयोनिक कंपाउंड NaCl दे दीजिए। अब NaCl को हम ब्रेक करेंगे तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। तो हम आई निकालते कैसे हैं पहले वो समझेंगे। उससे पहले आई निकालने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम आई का फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। जैसे ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये पहला छोड़ दीजिए, पहले वाले को हमें अभी कंसीडर नहीं करना है। हम सेकंड और थर्ड वाले फॉर्मूले पर बातचीत करेंगे। तो पहले हम करते हैं सेकंड वाले फॉर्मूले पर बात। तो आइए सेकंड वाले फॉर्मूले पर क्या बात करेंगे, चलिए देखते हैं।
सेकंड वाले फॉर्मूले पर जो हमें बातचीत करनी है, अभी हमने कहा कि I इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये हो गया, अपान में क्या लिखेंगे, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर हमने आई की बात की तो आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मान लो आई की वैल्यू ये होती है, अब क्या करोगे, इसको कैसे समझोगे, इस पर आपको फोकस करना है। हमने ये कहा कि अगर मान लो पहला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, वो क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना बेटा। अब हम आई का फॉर्मूला इसमें लगाते हैं, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, ये पढ़ा था। यही हम जब आगे ले जाएंगे तो इसमें भी तो यही फॉर्मूला होगा। ये नीचे वाला फॉर्मूला किसको डिनोट करता है, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, ऊपर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जो ऑब्जर्व लिखी गई है उसकी जगह पर हो सकता है डेल्टा, यहां ये भी तो लिखा जा सकता है डेल्टा P1 अपॉन, यहां ये भी लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, हम कहते हैं इसको हम आई की वैल्यू के टर्म में ना लिख करके ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत आपको। अगर हम इसे ये लिखते हैं कि डेल्टा P1 इज इक्वल टू आई P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, ये हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वांट्स ऑफ फैक्टर, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वांट ऑफ फैक्टर हो गया। अब डेल्टा P1 क्या है, ये डेल्टा P1 हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो ऑब्जर्व्ड है, और ये क्या है, ये हमारा कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कैलकुलेटेड का फॉर्मूला लिखा है इसका, ये सीधा सीधा, अब या तो ये दिया रहेगा या तो ये दिया रहेगा, है ना। दोनों में से अगर ये दे देगा तो हम आई निकाल लेंगे, और अगर आई हमें पता होगा तब भी हम डेल्टा P1 निकाल सकते हैं, ये वैल्यूज पता होंगी। अभी हम क्वेश्चन भी करके आपको समझाएंगे कैसे इसको करेंगे। यहां तक शायद आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। यानी कि अगर हमने इस फॉर्मूले के बेसिस पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को सॉल्व करने का प्रयास किया तो हम इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। हम इसी तरह से आपको हर एक कॉन्सेप्ट में ये आई का कॉन्सेप्ट लगा करके दिखाते हैं। मान लीजिए अभी आपने आई का जो फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा था, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये पढ़े थे ना। तो अब आप क्या करोगे बेटा, अगले स्टेप में आई का फॉर्मूला हमें लगाना है किसके रिस्पेक्ट में, जो दूसरा हमने पढ़ा था। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन की बात करते, बढ़ोतरी की। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए जब हम आई का फॉर्मूला लगाएंगे तो आई यहां रहने दो। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम पढ़ते थे। हम कहते हैं मान लो डेल्टा टीबी, और यहां हम क्या लिख दें, केबी इंटू एम, है ना। आप ऊपर भी केबी इंटू एम लिख सकते हो, उसकी मीनिंग नहीं, ये चला जाएगा इसके साथ। तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई केबी इंटू एम। तो हम ओवरऑल देख पा रहे हैं कि आई हमारा मल्टीप्लीकेशन में चला जा रहा है, बस यही तो हो रहा है। अगर यही फॉर्मूला आप दूसरे टर्म में सॉल्व करते हैं तीसरे के लिए, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये पढ़े हैं ना, डिप्रेशन इन एफपी फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहां क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई, फिर क्या होगा, के एफ इंटू एम। तो यहां से होगा डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम, है ना। अगर यही फॉर्मूला आप लगाएंगे किसके लिए, चौथे के लिए, तो चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर की कहानी थी। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आप यूज करते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, आई से मल्टीप्लाई कर देना वैल्यू को, बस पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी केस में आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट में आई को लगा सकते हैं। यानी हम ओवरऑल अगर आपको समझाएं, जितनी बात अभी तक लिखा, तो हम इसकी हेडिंग पढ़ते थे क्या, कि वांट्स ऑफ फैक्टर इन टर्म्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी,
वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर इन टर्म्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म पे अगर हमें वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे, यही बात हमें करनी थी। यानी वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर इन टर्म्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये हमारा टॉपिक था। अब हम इसमें 4 फॉर्मूले पढ़े हैं ना, तो चारों के लिए सबसे पहला आपको काम क्या करना है, यहां लिखोगे डेल्टा P1 इज इक्वल टू आई P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1, ये आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आप पढ़ोगे डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, ये दूसरा फॉर्मूला होगा। तीसरा फॉर्मूला पढ़ोगे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला होगा। और ये फोर्थ वाले फॉर्मूले में क्या पढ़ोगे कि पाई इज इक्वल टू ICRT, यानी ये पढ़ लोगे। और इसमें भी आई आप ऐड कर लोगे, इसमें भी आई ऐड कर लोगे, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा कि वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर जो आपने पढ़ा आई, तो आई के रिस्पेक्ट में अगर हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे आपको बोर्ड पर दिखाया गया। यानी वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर इन टर्म्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर आपको समझाना हो तो आप ऐसे समझाएंगे। अब इसी के बारे में हम और डिटेल में आपको समझाते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। चलें आगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और अगली बात करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट आई, यानी हम कहते हैं कि हम आई को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, आई कैलकुलेट करने के जो तरीके की बात है वो हम आपको बताते हैं। हाउ टू कैलकुलेट आई, यानी कि वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर अगर किसी केस में कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, ये बात हम आपको समझाते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर का केस है ये 2 पार्ट में आपको मिलेगा। किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको पार्शियल डिसोसिएशन मिलेगा और किसी में कंप्लीट डिसोसिएशन मिलेगा। डिपेंड इस पर करता है कि डिसोसिएशन किस तरह का है। सपोज करो अगर पार्शियल डिसोसिएशन, सीधा ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, ये सीधा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर हम पार्शियल डिसोसिएशन किसी क्वेश्चन में मिलता है तो उस केस में आई की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, आई आपको दिया गया रहेगा। और अगर मान लो किसी क्वेश्चन में कंप्लीट डिसोसिएशन है तो उसमें आई दिया नहीं रहेगा, वह क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख देता है कि ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कंप्लीट डिसोसिएशन है, अगर डिसोसिएशन का केस कंप्लीट है तो उस केस में आपको आई क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। इस केस में आप आई क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना। जैसे एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं। हमने कहा कि अगर हमें NaCl दे दिया जाए, हम जब इस NaCl को डिसोसिएट करेंगे तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा, Na+ और Cl- में, ठीक है। आई का फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्या, आफ्टर डिसोसिएशन आपने पढ़ा ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, और अपान में ले जाओगे तो क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, यही तो पढ़े ना। अगर ये हमने पढ़ा तो आफ्टर NaCl को जब हमने ब्रेक किया तो 1 मोल क्या बना, सोडियम आयन, और 1 मोल क्लोराइड आयन। तो हमने कहा ये 1 + 1 हो गया, और अपान टोटल नंबर ऑफ बिफोर डिसोसिएशन, ये NaCl कितना था डिसोसिएट होने से पहले, 1 मोल था। तो यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से हमें मिला कि 2/1, यानी कि हमें आई की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। यानी कि हम ओवरऑल रिजल्ट क्या ऑब्टेन किए, आई हमारा आया कितना, 2 आ गया। इसी तरह से किसी भी क्वेश्चन में आप आई आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमने कहा Al2SO4 का होल थ्राइस। ये क्या है, यह एक आयोनिक कंपाउंड बना, एल्यूमिनियम सल्फेट इसे बोलते हैं। हमने कहा जब हम इसे तोड़ते हैं तो ये एक एल्यूमिनियम है तो Al3+ बनाएगा, और जो सल्फेट है वह SO4 2- बनाएगा।
लेकिन बेटा ध्यान ये रखना है कि ये बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। यहां एल्यूमिनियम कितना है, 1 या 2, 2 है तो यहां पर भी क्या करोगे, 2 लगा दोगे। यहां सल्फेट कितना है, 3, तो यहां भी 3 लगा दोगे। अब जरा आप देखिए कि अगर हम ये कहते हैं तो 2 3 जा 6 प्लस और 3 2 जा 6 माइनस, चार्ज भी बैलेंस हो गया और नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस हो गए। अब इस केस में पहले हमें किसी आयोनिक इक्वेशन को, यानी जो कंपाउंड को हम आयंस में तोड़ रहे हैं, पहले उसे क्या करना है, बैलेंस कर लेना है। बैलेंस करने के बाद तब हम आई पर बात करेंगे। जैसे आई पर बात करते हैं तो डिसोसिएशन के बाद कितना मिला, 2 + 3, तो हमने कहा 2 + 3। डिसोसिएशन से पहले कितना था, 1 मोल, तो यहां से क्या मिल गया, आई की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। इस तरह से आप आई की वैल्यू किसी भी केस में आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें K2SO4 दे दिया जाए, पोटेशियम सल्फेट लोग प्यार से इसे कहते हैं। हमने कहा इसको ब्रेक किया तो K+ और SO4 2- बन गया। अगर K+ और SO4 2- बना तो यहाँ पोटेशियम कितना है, 1 है, तो हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। जब हमने पोटेशियम के आगे 2 लगाया तो 2K+ और SO4 2- बन गया। अब ऐसी सिचुएशन में जब हम आई निकालेंगे तो ये 2 हो गया और यहाँ कितना है, 1, तो 2 + 1 अपान यहाँ कितना है, 1, तो क्या मिला, 3, तो इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को अंजाम दे सकते हैं। किसी ने कहा कि KCl में क्या होगा, कुछ नहीं, K++ Cl-, डायरेक्ट आप आई की वैल्यू क्या लिख दोगे, 2। क्यों, क्योंकि 1 1 2, 2/1 हो जाएगा, यानी 2/1। इस तरह से आप आई की वैल्यू किसी क्वेश्चन में आप आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज करिए हम एक क्वेश्चन और दे दें। हमने कहा कि अगर आपको AlCl3 दे दिया जाए, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड, जब हम इसे ब्रेक करते हैं तो Al3+ बनेगा और ये Cl- बनेगा। अब क्लोरीन यहाँ पर देखो, एल्यूमिनियम 3+ होता है और Cl- क्लोराइड आयन को कहते हैं। क्लोरीन यहाँ कितना है, 3, यहाँ पर कितना है, 1, तो क्या करोगे बेटा, 3 लगा दोगे। ऐसी केस में 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4/1, यानी कि आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इस तरह से हम आई किसी भी केस में आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम किसी केस में आई की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं तो वो इस प्रकार से करेंगे जैसे आपको बुक में दिया गया, यहां पर हमने बोर्ड पर बताया। अब हमारे जहन में आता है कि इतनी देर में हम सीख क्या क्या पाए। इतनी देर में हमने आई को निकालना सीख लिया कि किसी केस में अगर आई कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आप अपनी बुक के एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देखिए। जिनके पास बुक है एनसीईआरटी आप ओपन कर लीजिए बेटा, और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बताता हूं। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atm at 27 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन में देखिए ये पार्शियल डिसोसिएशन का क्वेश्चन था, तो इसलिए इसमें आई की वैल्यू आपको नोन है, 2.47 दी गई है। लेकिन अगर हम CaCl2 हमें दिया जाए और हम CaCl2 में आई को निकालना चाहें तो क्या करेंगे, ये बनेगा Ca2 प्लस 2Cl माइनस बनेगा, तो 2 1 3 आएगा। आई कितनी आ रही, 3 आ रही है, लेकिन आई की वैल्यू CaCl2 के लिए 2.47 दिया है, क्योंकि यह कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है, यह एक पार्शियल डिसोसिएशन का केस आपके सामने दिया गया है। लेकिन इसी जगह पर 2.41 जो क्वेश्चन है उसको देखिए। 2.41 क्वेश्चन बड़ा ही जानदार है, उसको मैं आपको करके बताता हूं। देखिए 2.41 कहता है कि डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 25 मिलीग्राम K2SO4। यानी क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक डिब्बा लिया, इसमें कितना मिलाएं, 25 मिलीग्राम K2SO4, ये सॉल्यूट, ठीक है। अगली बात इन्होंने कहा इन 2 लीटर ऑफ वाटर, यानी वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम 2 लीटर दिया है, यानी कि वॉल्यूम किसका है, ये सॉल्यूशन का, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें 2 लीटर दे दिया। और 2 लीटर क्या है, वाटर है, H2O है, 2 लीटर हमें दिया गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम। टेम्परेचर आपको कितना दिया गया, टेम्परेचर दिया गया 25 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा 25 + 273 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 298 केल्विन आ जाएगा। यहां तक भी ठीक था। अब हम कहते हैं अज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड,
यानी कि हमें कंप्लीट डिसोसिएशन की कहानी समझा रहा है। इसका मतलब ये आई डायरेक्ट नहीं बोला है, इसने कहा कंप्लीटली डिसोसिएटेड। इसका मतलब आप इसको ब्रेक करके देखोगे तो 2 1 3 यानी कि आई की वैल्यू कितनी आ गई, 3/1 आएगा। 2 1 3 यहाँ हो गया, 1 है तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इसका मतलब हमें ये भी नोन है कि आई इस केस का कितना है, 3। अब आप जरा बताओ, आप जानते हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर में पाई इज इक्वल टू CRT फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर हम आई के टर्म्स में पढ़ेंगे तो पाई इज इक्वल टू ICRT हो जाएगा कि नहीं। अब आप क्या करोगे, इसको छोड़ दो। क्या इसमें क्या पूछा था आपको, पाई ही पूछा भी हुआ है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपसे पूछ रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आई की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है। कंसंट्रेशन की जगह पर आप लिखते क्या हो, W2/M2 इंटू 1000/V1, यानी आप लिखोगे W2 इंटू 1000/V1, यानी वॉल्यूम आप लिख रहे हो, और V1 के साथ W2 क्या होता है, M2 होता है, उसको लिख दिया, इंटू R इंटू T हो गया। यहां तक गाड़ी ठीक थी। हम कहते हैं जब इसको हम और सॉल्व करेंगे आगे ले चल के, हम 3 को 3 रहने दिए। W2 कितना है, 25 मिलीग्राम। तो 25 मिलीग्राम मतलब बेटा कि 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम होंगे। तो आप क्या करोगे, अगर हम 25 मिलीग्राम की बात करते हैं तो आप जानते हो एक ग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 मिलीग्राम में कितने होंगे, 1/1000 यानी 10⁻³ तो इसको हम ग्राम में कन्वर्ट किए तो 10⁻³ हो गया। भाई 25 ग्राम मिलीग्राम था, उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 25 इंटू 10⁻³ हो गया। 1000 है उसे रहने दो, और 1000 रहने क्यों दोगे, इसको प्यार से ब्रेक कर देते हैं ना। हम ये कह देते हैं कि जैसे ये 1000 है तो इसको ऐसे ना रखो, इसको सीधा सीधा क्या लिख दोगे बेटा, 10⁻³ लिख सकते हो या नहीं। अभी देखो -3 + 3 निपट गया, खत्म हो गया। 10⁻0 बनेगा, 10⁻01 हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या लिखोगे, 0.0831 पढ़े हो। टेम्परेचर कितना रखोगे, 298 केल्विन। वॉल्यूम आपको 2 लीटर दिया हुआ है, तो आप 2000 ml यहाँ 2 लीटर को अगर कन्वर्ट करो 2000 ml हो जाएगा। और M2 की वैल्यू K2SO4 से हमें W2 भी मिल जाएगा, M2 भी मिल जाएगा। तो W2 कितना, 25 इंटू 10⁻³ ग्राम मिल गया। तो K2SO4 से M2 यानी कि इसका मोलर मास तो निकाल ही सकते हो। जब जो मोलर मास आएगा उसको यहां पुट कर दोगे। अंततः आपको क्या निकालना था, पाई चाहिए था, तो पाई आपको ऑब्टेन हो जाएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज प्लेस आप कर सकते हैं। इस प्रकार से किसी क्वेश्चन में अगर वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर आता है तो उस क्वेश्चन में वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने का यह बेहतरीन तरीका आपके सामने हमने समझाया। यानी कि अगर मान लो वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर का कोई भी क्वेश्चन कभी भी कहीं पर भी आ जाए, तो बस ये देखना है कि क्वेश्चन में अगर कंप्लीटली डिसोसिएटेड लिखा है तो आप क्या करोगे, उस आयोनिक कंपाउंड को सबसे पहले आयंस में ब्रेक करोगे। आयंस में ब्रेक करने के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपन टोटल नंबर ऑफ बिफोर डिसोसिएशन, दोनों को रखोगे, पुट करोगे वैल्यू। लेकिन वह आयोनिक जो पार्ट आपने लिया है वह बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए। पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी। यानी किसी केस में अगर हमें आई कैलकुलेट करना है, यानी वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट करने का बेहतरीन और आसान तरीका हमने समझा दिया आपको। ये पूरी क्लास 12th का पूरा पोर्शन था जो आज कंप्लीट हो गया है। अब हमें ध्यान से सुनना क्या है, जरा 1 मिनट इस पर बात कर लेते हैं। यानी अभी आपने देखा होगा कि हमने आपके पर बहुत सारे न्यूमेरिकल पर फोकस नहीं किया, यानी कि इस दौरान हमने पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन पर फोकस किया है। अब थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होने में ही बेटा देखो 15 लेक्चर लग गए, ठीक है। लेक्चर भले ही 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट के हों, लेकिन 15 तो हो गए ना। अब हम कहते हैं जहां पर हमने एक एक टॉपिक को सेपरेटली आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अभी हमारे पास जो एप्लीकेशन है हमारे यहाँ, उस पर हमने काम नहीं किया है। अभी तो हम कॉन्सेप्ट को जान पाए, अब हम क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन पर काम करेंगे। जरा सी जानकारी हम आपको आगे वाले लेक्चर्स के बारे में दे देते हैं। हमने इसको यहीं पर रोका नहीं है, हमने इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हमने इसको लेक्चर 16, 17, 18, 19 और 20 तक हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेक्चर नंबर 16 पर क्या होगा, इस पर हम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ईच टॉपिक यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। यानी अगली क्लास में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं
टोटल ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर टॉपिक पर 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन हम आपको खुद सॉल्व करके दिखाएंगे बोर्ड पर। आपको केवल साथ साथ पेन कॉपी रखकर सॉल्व करना होगा। लेक्चर 17, ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, यानी 40-45 मिनट के आसपास जाए। लेक्चर जो 17 हमारा बनेगा उसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी। आपने पढ़ा है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे, यानी आपकी बुक में जितने एग्जाम्पल्स हैं एक एक एग्जाम्पल हम सॉल्व कराएंगे। लेक्चर नंबर 18 में आते हैं, तो 18th जो लेक्चर इसमें बन रहा है उसमें हम एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी हमने आपको सॉल्व भी करने के लिए कहा था बीच बीच में। इन टेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब एनसीईआरटी में जो बीच बीच टेक्स्ट जहां खत्म होता है, यानी कि जहां पर थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म होता है उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे गए हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद लेक्चर नंबर 19 जो आएगा उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एनसीईआरटी एक्सरसाइज, जहां हम बहुत परेशान अपने आप को महसूस करते हैं, तो हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात करेंगे और हर एक छोटे बड़े सवाल के साथ हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 19 में। लेक्चर जो 20 है इसमें हम सीबीएसई पीवाईक्यूज की बात करेंगे, यानी कि हम इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में पढ़ाएंगे। तो यानी कि जो हमारा लेक्चर ये वाला बनेगा इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, पीवाईक्यूज के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के टोटल इस चैप्टर में सॉल्यूशन में होने वाले हैं 20 लेक्चर। 15 लेक्चर हो चुके हैं आज की क्लास तक में, थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा खत्म हो गया है। ये जो 5 लेक्चर होंगे इसमें हम ओवरऑल बातचीत करेंगे केवल व केवल एप्लीकेशन की। तो जुड़े रहें द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री के साथ और पढ़ने पर फोकस बनाए रखें। हम एक एक पोर्शन करके आगे डिस्कस करते चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको बातें समझ में आ गई हों तो हम आज इस थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 16, 17, 18, 19, 20 के साथ हम लोग आगे की करेंगे आने वाले दिनों में बातचीत। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए अब हो जाए तैयार, उससे पहले आप एनसीईआरटी पूरी पढ़ करके रखें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।